नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के भाग 6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे वन्य प्राणी के बारे में। इसके बारे में वन्य प्राणी के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए अब वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों की काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। भारत में लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी कि भारत में वनस्पतियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। एक चीज़ और जान लीजिए कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करें, आप अपने कृषि क्षेत्र या खेत का अवलोकन करें, अपने आसपास के बाग बगीचों का अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों पे कुछ अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु आदि देखने को मिलते हैं। तो इतनी ज़्यादा जब वनस्पतियों को लेकर के भिन्नता भारत में पाई जाती है, तो क्या वन्य प्राणियों को लेकर के भारत में विविधता देखने को नहीं मिलती होगी? बिल्कुल, वन्य प्राणियों को लेकर के भारत में काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। भारत में लगभग 90,000 प्रकार की या प्रजाति की वन्य प्राणियाँ पाए जाते हैं। लगभग 90,000 जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से ये जो है अलग अलग कैटेगरी में है, जिसमें से कुछ जो है वो स्तनधारी हैं, कुछ जो है सरीसृप हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ रेंगने वाले हैं। ऐसे करके विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, भारत में जो पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं वह वनस्पतियों एवं जलवायु के अनुसार, जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक या भौतिक विविधता वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं। ठीक उसी के अकॉर्डिंग यद्यपि भारत में लगभग 90,000 के वन्य प्राणी पाए जाते हैं, इसके आसपास वन्य प्राणी पाए जाते हैं, किंतु ये जो वन्य प्राणी हैं देश के सभी भागों में एक समान नहीं पाए जाते हैं। जलवायु एवं प्राकृतिक बनावट के अनुसार, भौतिक बनावट के अनुसार अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। जैसे देखा जाए, आइए यहाँ पर कुछ जिक्र कर लिया जाए कि कौन से जीव भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो एक तरफ हम लिख लें वन्य प्राणी का नाम, वन्य प्राणी का नाम, और दूसरी तरफ कर लें निवास क्षेत्र या पाए जाने का क्षेत्र, निवास क्षेत्र। अब भारत में एक चीज और जानने से पहले भी जान लें कि भारत में वन्य प्राणियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो भारत में पाए जाने वाले वन्य प्राणी प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल में आप ढेर सारा लिख सकते हैं। जैसे कि अगर अलग अलग आप लिखना चाहें, जैसे स्तनपायी या स्तनधारी, उसके बाद में फिर सरीसृप, उसके बाद में इन कई आधारों पर आप वर्गीकृत करके लिख सकते हैं या एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि शेर, हाथी, गैंडा, भालू, बंदर, चीता, ऊंट, गधे, लोमड़ी, बंदर। इसके अलावा पक्षियों में अगर देखा जाए तो मोर, तोता, मैना, कोयल, कावा, कबूतर। इसके अलावा अगर जल में रहने वाले जीवों में देखा जाए तो घड़ियाल हो गए, मगरमच्छ हो गए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, मेढक, कीड़े मकोड़े आदि विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी भारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें से कुछ स्पेशली वन्य प्राणियों के नाम हम देख लें कि वो कौन से हैं और प्रमुख रूप से किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
तो जैसे सबसे पहले हम नजर डालें पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में जो हमको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं वन्य जीव, उनमें से हमको देखने को मिलता है सबसे पहले गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, जो कि पाया कहा जाता है, यह पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम का जो दलदलीय क्षेत्र है, ये असम का क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो है ये सब पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ ये एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं असम, इसके अलावा पश्चिम बंगाल। ऐसे ही अगर हाथी को देखा जाए तो हाथी वैसे तो देखा जाए तो हाथी जो है या और भी जीव जंतु जो है देश के प्रत्येक भागों में देखने को मिल सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन उनका जो आदर्श निवास स्थान है, आदर्श जो क्षेत्र है वह अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु, उसके अकॉर्डिंग वनस्पतियां और उसके अकॉर्डिंग जीव जंतु डेवलप होते हैं। तो हाथी का जो मुख्य रूप से निवास क्षेत्र है वह उषाद क्षेत्र है, और उषाद क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा केरल हो गया, पश्चिमी तट पर है, इसके अलावा कर्नाटक है, इसके अलावा केरल, कर्नाटक, इसके अलावा हाथी आपको, चलिए अभी और बताते हैं। ऊंट एवं जंगली गधे को देख लिया जाए, ऊंट एवं जंगली गधा, देखिए ये मुख्य रूप से ऊंट एवं जंगली गधा जो है मुख्य रूप से थार का जो मस्तलीय क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात में ये मुख्य रूप से पाया जाता है, राजस्थान और गुजरात। ऐसे ही अगर कश्मीरी हिरण देखा जाए, कश्मीरी हिरण देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। आवाज सुन करके आप लिख लेंगे। ऐसे ही देखा जाए तो हिम तेंदुआ, जो कि कभी कभी दिखाई पड़ जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है, जैसे लाल पांडा, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है उत्तराखंड के जंगलों में। कहां पर? उत्तराखंड। ऐसे ही और भी जीव जंतु, वन्य प्राणी देश के अलग अलग भागों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे देखिए भारत में वनस्पतियों को लेकर के, वन्य प्राणियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, पाई जाती रही है, लेकिन आज हमारी कुछ गतिविधियों की वजह से और कुछ प्राकृतिक गतिविधियों की वजह से पेड़ पौधे, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इनमें से कुछ वनस्पतियां एवं जीव जंतु जो है वो विलुप्त के कगार पर हैं। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं का ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है? तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी वन एवं नहीं, सीधे हम लिख देते हैं वन्य प्राणियों के
वन्य प्राणियों के ह्रास के कारण वन्य प्राणियों की संख्या में, उनकी प्रजातियों में दिनों दिन कमी आती जा रही है। तो वह किन वजह से कमी आती जा रही है, उसी का अध्ययन हम लोग इस शीर्षक के अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत करेंगे। तो वन्य प्राणियों के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं या निम्नलिखित कारण हो सकते हैं या कारण नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला कारण जो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, यद्यपि जनसंख्या वृद्धि जो है वह सभी समस्याओं की जननी है। अगर हम केवल एक ही पॉइंट लिख दें वन्य प्राणियों के ह्रास के कारण में, तो यह अतिशयोक्ति ना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है, यह एक ऐसा पॉइंट है जो और सभी अन्य गतिविधियों से रिलेटिव है, संबंधित है और अन्य सभी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करता है या विवश करता है या मजबूर करता है। जैसे अभी आगे हम लोग वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों के ह्रास के कारणों की जब चर्चा करेंगे, तो जितनी भी गतिविधियों की चर्चा करेंगे, जितने भी कारणों की चर्चा हम करेंगे, सबके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की भी मांग बढ़ेगी। खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी तो हमें अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कृषि करना होगा। अगर अधिक से अधिक क्षेत्र पर हम कृषि कर रहे हैं तो अधिक से अधिक हमको जल की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ हमको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्पादन की आवश्यकता के लिए हम लोग अधिक से अधिक कीटनाशक उर्वरक आदि का छिड़काव करेंगे और साथ ही जंगलों को साफ करेंगे। ऐसी सब और देखिए जनसंख्या के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और अनेक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंपनियों, फैक्ट्रियों से बने हुए तमाम सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हमको बड़ी संख्या में कंपनियों, फैक्ट्रियों को भी लगाना पड़ेगा। कंपनियां, फैक्ट्रियां क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के ईंधनों का, कच्चे मालों का प्रयोग करेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होगा। पर्यावरण के प्रदूषण होने से पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतुओं का विनाश हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है सभी समस्याओं की जननी है। जितने भी पॉइंटों की भी हम नीचे चर्चा करने जा रहे हैं, सब जो है जनसंख्या वृद्धि से रिलेटिव है। फिर भी आइए हम देखते हैं दूसरा नंबर जो हमारा होगा वह होगा प्राकृतिक आवासों की कमी। प्राकृतिक आवासों की कमी। देखिए अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणियों के अलग अलग प्राकृतिक आवास होते हैं। जैसे जो वन्य प्राणी जो है जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए वन जो है उनके प्राकृतिक आवास है। और हम जान रहे हैं कि दिनों दिन आज हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को दिनों दिन साफ करते जा रहे हैं। वन जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अतः ऐसे वनों में जो रहने वाले वन्य प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जीव जंतु जो है वह जलीय भी होते हैं, जल क्षेत्रों में भी रहते हैं। तो आज हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल क्षेत्रों को सीमित करते जा रहे हैं या जल क्षेत्रों का अधिक से अधिक जल क्षेत्रों से अधिक अधिक मात्रा में जल का दोहन करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जल क्षेत्र भी सिकुड़ते जा रहे हैं, तो वहां पर जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। चलिए अगला जो हमारा हो सकता है, तीसरा नंबर हो सकता है, वह है अवैध शिकार। क्या है? अवैध शिकार। देखिए कुछ जीव जंतुओं की संख्या में जो कमी देखने को मिल रही है, यद्यप उसमें प्राकृतिक आवास की कमी तो मेन कारण है, लेकिन इसके अलावा कुछ जीव जंतुओं की संख्या में जो कमी देखने को मिल रही है उसमें एक कारण जो है जीव जंतुओं का अवैध शिकार। जैसे एक सींग वाले गैंडे और बाघ और शेर की संख्या में जो कमी देखने को मिल रही है, उसमें एक रीजन जो है इसका है वह अवैध शिकार है। क्योंकि ऐसे जीवों के जो अवशेष होते हैं या जो भाग होते हैं, इनकी कालाबाजारी होती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी अच्छी कीमतें मिलती हैं, फलस्वरूप शिकारी जो है इनका शिकार करते हैं। इसके बाद में और कारणों में देखा जाए तो
जनसंख्या वृद्धि के बाद प्राकृतिक आवासों की कमी, प्राकृतिक आवासों की कमी के बाद में अवैध शिकार, और अवैध शिकार के बाद में पर्यावरण प्रदूषण। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? वो हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण। अब देखिए, हमारी विभिन्न गतिविधियों की वजह से पर्यावरण के घटकों में काफी तेजी से हानिकारक चेंजिंग या निगेटिव चेंजिंग परिवर्तन आता जा रहा है, जिसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। इससे जीव जंतुओं के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है, फलस्वरूप जीव जंतुओं की संख्या में दिनों दिन कमी देखने को मिल रही है। अगला जो हमारा कारण हो सकता है वन्य जीवों के विनाश का या वन्य प्राणियों के विनाश का, वह हो सकता है कृषि कार्यों में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक या पीड़कनाशक लिख सकते हैं, खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग, हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव एक दूसरे से इंटर रिलेटिव होता है, अंतर संबंधित होता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव प्रभावित होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जीव प्रभावित हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का खेत भी हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल हुआ करता है। खेतों में भी तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें अंतर संबंध पाया जाता है। हम करते क्या है कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसलों में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको खत्म करने के लिए हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिससे वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, या एक दो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो उन पर डिपेंड रहने वाले जीव जंतु भी प्रभावित होने लगते हैं। साथ ही अधिक उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में हम खरपतवार नाशक का भी प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि कीड़े मकोड़े जो है, जीव जंतु जो है, वह वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। अगर वनस्पतियों की किस्मों में कमी आएगी, वनस्पतियों में कमी आएगी तो कीड़े मकोड़ों की संख्या में कमी आएगी। तो इस प्रकार जो है जीव जंतुओं का, वन्य प्राणियों का विनाश हो रहा है। अगला जो हमारा कारण हो सकता है वह हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, लिख सकते हैं हम लोग छठा। देखिए, विश्व उष्णन यानी कि विश्व के तापमान का बढ़ना। देखिए, प्रत्येक जीव जंतु जो है या वनस्पति जो है एक निश्चित तापमान को सहने की क्षमता रखते हैं, या निश्चित जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित रखते हैं। अगर उससे अधिक तापमान बढ़ता है या जलवायु में चेंजिंग होती है तो ऐसे जीव जंतु जो है कुछ तो समायोजित कर ले जाएंगे नए टेम्परेचर को, नए जलवायु को, लेकिन कुछ जीव जंतु जो है वह विलुप्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, उनकी संख्या में कमी आ सकती है। अगला पॉइंट जो हमारा हो सकता है वह है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं या केवल आपदाएं लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जंगलों में आग का लगना आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, और इनके आने से जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को काफी नुकसान पहुंचता है। जैसे जंगलों में अगर आग लग जाए तो पेड़ पौधे वनस्पतियां तो जल के नष्ट हो जाएंगी और जीव जंतु भी उनसे प्रभावित होंगे। ऐसे ही भूकंप को लेकर के भी होता है, ऐसे ही ज्वालामुखी को भी लेकर के होता है। इसके बाद में चलिए इसके अलावा आप और भी पॉइंटें लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस इतने ही पॉइंटें हो सकती हैं वन्य प्राणियों के ह्रास के कारण में, और भी पॉइंटें हो सकती हैं, आपको सोच समझ करके लिख सकते हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। अब इसके बाद में
इसके बाद में वन्य प्राणियों, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय। आप हेडिंग कर सकते हैं, सरकार के द्वारा वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए उठाए गए उपाय या उठाए गए कदम। तो भारत सरकार के द्वारा वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करना, 1972 को लागू करना। इसके अलावा देश में 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, इसके अलावा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए देश में 103 राष्ट्रीय पार्क और 535 वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्यों व अनेक चिड़ियाघरों की स्थापना। ऐसे ही और भी उपाय सरकार के द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। आइए इन पे थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों की जो स्थापना की गई है, ये जैव आरक्षित क्षेत्र क्या हैं, कौन कौन से हैं और भारत के किन किन राज्यों में ये स्थित हैं। आप वीडियो को रोक करके जो पॉइंटें दी गई हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो 18 जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वह देश में कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। तो जिसमें सबसे अधिक आपकी किताब में वो तालिका दिया गया है 18 जीव निचय मंडल आरक्षित क्षेत्र का, जिसमें से एक एक को हम आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे पहला जो आपकी किताब में दे रखा है वह सुंदरबन है। क्या है? सुंदरबन। और सुंदरबन कहाँ है? वो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन का डेल्टा यही है। तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल यहाँ पड़ेगा, जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद में दूसरा जो है वो आपकी किताब में दे रखा है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल। इसके बाद में तीसरा जो है वो कच्छ। कच्छ का रंग जो है ये है, तो यहां आप इसको दिखा सकते हैं कच्छ। इसके बाद में अगला जो आपकी बुक में दे रखा है वह है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका का मैप आप देख रहे होंगे, यहाँ बीच में पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी यहाँ पड़ेगा। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के पास में। इसके बाद में अगला जो है वह है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग। इसके बाद में अगला जो आपकी किताब में है वह है ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा हिमाचल में।
कोल्ड डिजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। इसके बाद में अगला जो है वह है नीलगिरी। नीलगिरी आपको दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है नीलगिरी। इसके बाद में अगला जो है वह है डिब्रू साइखाबोआ। डिब्रू साइखाबोआ ये असम में है, डिब्रू। इसके बाद में डिब्रू के बाद में शेषअचलम। शेषअचलम जो है यह है आंध्र प्रदेश में, शेषअचलम। इसके बाद में नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है, नंदा देवी। इसके बाद में नंदा देवी के बाद में अगस्थामलाई। अगस्थामलाई जो है ये भी केरल में है, केरल। इसके बाद में अगस्थामलाई के बाद में पन्ना। पन्ना जो है ये महाराष्ट्र में है। पन्ना के बाद में नौक्रेक। नौक्रेक जो है ये मेघालय में, नौक्रेक किताब से देख लेंगे, नौक्रेक, नौक्रेक या नौक्रेक। इसके बाद में कंचनजुंगा या कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, सिक्किम। इसके बाद में कंचनजुंगा के बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत है, ग्रेट निकोबार। इसके बाद में पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये बिहार में है। पंचमढ़ी के बाद में मानस। ये मानस भी असम में ही है, डिब्रू के बाद मानस। इसके बाद में अचलकमर अमरकंटक। अचलकमर अमरकंटक ये भी जो है अमरकंटक हम आगे लिख दे रहे हैं, ये भी एमपी में है। तो ये है भारत के 18 जैव आरक्षित क्षेत्र, जो कि काफी बड़े क्षेत्र होते हैं, काफी विस्तृत क्षेत्र होते हैं। ऐसे क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अंदर का क्षेत्र जो होता है कोर क्षेत्र होता है, बाहर का क्षेत्र जो होता है इसमें आदिवासियों को, लोगों को यहाँ पर बसने की और अपनी गतिविधियाँ करने की स्वतंत्रता रहती है, छूट रहती है। इन क्षेत्रों में कुछ लिमिटेड गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता रहती है और ये क्षेत्र बिल्कुल आरक्षित होते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की किसी भी मानव गतिविधि को करने की छूट नहीं होती है। जबकि राष्ट्रीय पार्कों में 103 राष्ट्रीय पार्क देश में है, जिसमें से यूपी में मात्र एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो भी दुधवा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पार्कों में केवल पर्यटन आदि की ही छूट होती है, बाकी और किसी अन्य प्रकार की गतिविधि की छूट नहीं होती है। जबकि सेंचुरी जो होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं, यहाँ पर मानव गतिविधियों की छूट होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इस लेसन से संबंधित एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दे रखे गए हैं उनको आप हल करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही वीडियो को देखते हुए आप जो अभी तक पढ़ाया गया है उसके नोट्स भी बनाते रहें।